नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सोनी दृष्टि आईएएस की न्यूज़ ऑन मैप वर्ल्ड सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज का ये एपिसोड खास होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग पिछले वर्ष में जो भी ऐसी जगह हैं या ऐसे स्थान हैं जो न्यूज़ में रहे हैं वर्ल्ड ओवर, उनको एक साथ कंपाइल करने की कोशिश करेंगे। इस इनिशिएटिव को हम लोग टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के तहत लेके आए हैं और इसे हम लोग अलग अलग सेक्शन में विभाजित किए हैं, जिसके अंदर जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इजराइल, हमास और उसके आसपास के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रहा है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे ही और भी अलग अलग खंड है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से, जो कि इजराइल, हमास और उसके आसपास के क्षेत्र से रिलेटेड है। पहला सवाल यहाँ पे है, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INSGC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक बहु मॉडल परिवहन मार्ग है जो प्रशांत महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के माध्यम से कैस्पियन सागर से जोड़ता है, जो सेंट पीटर्सबर्ग रूस के माध्यम से उत्तरी यूरोप तक फैला हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट है, इस गलियारे में सड़क और रेल मार्गों के साथ साथ फारस की खाड़ी तथा कैस्पियन क्षेत्र के बंदरगाह भी शामिल है। आपको यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। ठीक है, पहले कथन पे आ जाते हैं। यह एक बहु मॉडल परिवहन मार्ग है, ये बिल्कुल ठीक है और इसकी वजह से ये दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सड़क की बात की गई है, रेल मार्गों की बात की है और बंदरगाहों की भी बात की गई है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है और ये जनरल स्टेटमेंट है। फिर दूसरी बात करते हैं, जो प्रशांत सागर और फारस की खाड़ी को ईरान के माध्यम से कैस्पियन सागर और फिर यूरोप से जोड़ता है। ठीक है, तो ये बाकी बात तो ठीक है, लेकिन ये प्रशांत महासागर को नहीं बल्कि हिंद महासागर को या फिर यूं कहें इंडियन ओशन को जोड़ता है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा केवल 2। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके मैप्स के बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये भारत से लेकर के यहाँ पर्शियन गल्फ से होते हुए आप देखेंगे कैस्पियन सागर और उसके बाद यहाँ पे रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है और फिर आप देखेंगे ये आगे यूरोप से भी इसको जोड़ा जा सकता है। तो ये बात हो गई आपकी INSTC की। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। फिर आप दूसरा सवाल देखेंगे, हाल ही में खबरों में रहे रफा, इरेज और केरेम शलोम निम्नलिखित में से क्या है? आपके ऑप्शंस है, फारस की खाड़ी में स्थित बंदरगाह, मध्य पूर्व में चलने वाली गर्म स्थानीय पवने, गाजा पट्टी के बॉर्डर क्रॉसिंग, संयुक्त अरब अमीरात, UAE के अंतरिक्ष अभियान। तो जब हम बात करते हैं रफा बहुत प्रोमिनेंट क्रॉसिंग थी जो काफी चर्चा में रही। इसके अलावा जो है इरेज और करेम शलोम भी काफी न्यूज में रहे थे अभी, क्योंकि आपको पता है ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने के लिए जो इजिप्ट के द्वारा जो क्रॉसिंग का यूज किया गया था, उस इजिप्ट और गाजा पट्टी के बीच में जो क्रॉसिंग है उसका नाम है रफा और ये काफी चर्चा में रही थी, तो इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन सी, गाजा पट्टी के बॉर्डर क्रॉसिंग। ठीक है, जब हम रफा की बात करते हैं तो रफा इजिप्ट के साथ बॉर्डर बनाता है, बाकी जब बात करें इरेज और करेम शलो, ये जो है इजराइल के साथ ही इसको जोड़ते हैं। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे ये गाजा पट्टी है इजराइल के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये इरेज क्रॉसिंग है जो कि यहाँ इजराइल के अंदर जाती है। ठीक है, फिर हम बात करें यहाँ पे ये करेम शलोम की जो कि फिर से इजराइल के अंदर जाती है, और ये यहाँ पे रफा क्रॉसिंग है जो कि इजिप्ट के अंदर जाती है, मिस्र के अंदर जाती है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित जल राशियों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, अदन की खाड़ी, कैस्पियन सागर, काला सागर, वॉन झील। अगर हम इनके बारे में बात करते हैं तो हमें पूछा गया है निम्न उपरोक्त में से कितनी जल राशियों का संबंध ईरान से है। ईरान अभी चर्चा में रहा क्योंकि ईरान के जो प्रेसिडेंट है उनकी मृत्यु भी हुई। इसके अलावा भी ईरान और इजराइल के बीच में भी कुछ मामला गर्म हुआ था, इसकी वजह से ये ईरान काफी चर्चा में रहा। तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ की, तो अगर हम ईरान की स्थिति के हिसाब से देखें, आपको मैप दिखा देता हूँ पहले। यहाँ पे आप ईरान की स्थिति देखें, अगर ये देखिए, ठीक है, ये कुछ बॉर्डर इस तरीके से है और यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले तो ये पर्शियन गल्फ है। ठीक है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये ओमान यहाँ पे है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये गल्फ ऑफ एडन है। तो गल्फ ऑफ एडन की तो सीमा नहीं लगती ईरान के साथ। ठीक है, फिर ये कैस्पियन सागर है आपका, तो यहाँ कह सकते हैं कैस्पियन सागर से लगती है। ठीक है, फिर एक टर्की की झील के बारे में बात की गई है। यहाँ पे आप देखेंगे वॉन झील जो टर्की में है, इसलिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, और अदन की खाड़ी भी बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि आप, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है आपकी यहाँ नीचे की तरफ यहाँ पे है और यहाँ पे ये गल्फ ऑफ ओमान है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे कि जैसा कि मैंने बताया आपको, फारस की खाड़ी के बारे में हमने देख लिया है, कैस्पियन सागर हमने देख लिया है, ओमान की खाड़ी हमने देख ली है। काला सागर की बात करें तो इसकी भी सीमा नहीं लगती है। यहाँ आप देखेंगे काला सागर यहाँ पे स्थित है। ठीक है, ये ब्लैक सी या फिर ये काला सागर यहाँ पे स्थित है, तो हम कह सकते हैं इसकी सीमा नहीं लगती है। तो यहाँ पे सीमा किसकी लगेगी? पर्शियन गल्फ की यानी फारस की खाड़ी की, दूसरी गल्फ ऑफ ओमान की और तीसरी कैस्पियन सागर की। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 3 ही ऐसे उत्तर है जो सही हो जाते हैं, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, कैस्पियन सागर, मतलब कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल है, गोलन हाइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पश्चिम में जॉर्डन नदी व गैलील सागर, उत्तर में माउंट हर्मन, दक्षिण में यरमुक नदी से घिरा हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट है, वर्ष 1967 में 6 दिवसीय युद्ध के अंतिम चरणों में इजराइल ने सीरिया से गोलन हाइट्स को जब्त कर लिया गया था। आपको सही कथनों का यहाँ चुनाव करना है। लोकेशन हम लोग देख लेंगे। जब हम बात कर रहे हैं इसकी यहाँ पे 1967 के युद्ध की, तो यहाँ पे बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जब युद्ध हुआ था तो यहाँ से 2 जगह छीनी गई थी। पहला सीरिया से गोलन हाइट ले लिया गया था और मिस्र से सिनाई पेनिनसुला लिया गया था। अब जब हम बात करें मिस्र के साथ, तो मिस्र के साथ 1973 में एक संधि हुई थी और उनको सिनाई वाला एरिया वापस दे दिया गया था, लेकिन गोलन हाइट्स अभी भी सीरिया से छीन करके इसराइल के पास में है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट की अगर बात करें तो ये स्टेटमेंट भी सही है। हम लोग मैप में एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये गोलन हाइट्स है जो कि इसराइल के उत्तर पूर्व हिस्से में यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ये पश्चिम में सी ऑफ गैलीली है और यहाँ पे एक रिवर जाती है जिसका नाम है जॉर्डन। ठीक है, ये एक हो गया और ये पूरा एरिया है। एक बार इस पर भी नजर लगा देख लेते हैं कि जब हम इसराइल की बात करें तो यहाँ पे काफी सारे देश है आसपास जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि लेबनान। लेबनान में एक ग्रुप है हिजबुल्लाह जिसकी साथ इसराइल की झड़प होती रहती है। तो एक ये इसराइल की झड़प होती रहती है। ठीक है, तो पहला तो एक ये हो गया। दूसरा यहाँ पे आप सीरिया देख सकते हैं, सीरिया का ही एक हिस्सा है गोलन हाइट्स जो कि इन्होंने ले लिया था इसराइल ने। फिर यहाँ पे जॉर्डन के साथ सीमा साझा होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला यहाँ से जो है इसराइल के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, तो ये आप चीजें ध्यान रखेंगे। ये गाजा पट्टी है जो कि अभी काफी चर्चा में रही हुई है। ठीक है, यहीं पे रफा क्रॉसिंग है कहीं पे। और यहाँ पे जब हम बात करें तो ये आपका वेस्ट बैंक है जो कि काफी चर्चा में रहता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। यहां पे आप देखेंगे कि ये एरिया डेड सी है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला हमने देखा था माउंट हर्मोन। यहां पे आप देखेंगे कि ये आपका गोलन हाइट्स का एरिया है और ये माउंट हर्मोन है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाता है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब पांचवा सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इजराइल, लेबनान, जॉर्डन भूमध्य सागर के साथ अपनी तट रेखा साझा करते हैं। गलील सागर या फिर सी ऑफ गैलीली इजराइल और लेबनान दोनों देशों में विस्तृत है। इजराइल में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो जब हम इसकी बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कौन से कथन जो है सही है। जब पहले कथन की बात करें तो यहाँ पे इजराइल, लेबनान भूमध्य सागर के साथ अपनी जो तट रेखा है वो साझा करते हैं। इसको हम लोग एक बार देख लेंगे। यहाँ पे जब हम बात करते हैं जॉर्डन की, तो जॉर्डन भूमध्य सागर से तट रेखा साझा नहीं करता। देखिए ये आपका भूमध्य सागर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सीरिया करता है, लेबनान करता है, यहाँ पे ये जॉर्डन का एरिया है। तो जॉर्डन भूमध्य सागर से तट रेखा साझा नहीं करता है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, फिर गलील सागर इजराइल और लेबनान दोनों देशों में विस्तृत है। तो गलील सागर जो है लेबनान में विस्तृत नहीं है, ये केवल इजराइल में है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है इजराइल और गोलन हाइट्स के बीच में ये गलील सागर पड़ता है। यहाँ पे अगर इसका मैप दिया गया होगा, देखिए ये जो है ये आपका सी ऑफ गलीली या गलील सागर है और लेबनान कहीं यहाँ पे ऊपर है, तो इसके साथ सीमा साझा नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। इजराइल में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट। इजराइल में काफी नदियां हैं जो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। इस पिक्चर में आपको ये जो छोटी छोटी रेखाएं दिख रही है ये सारी इजराइल की नदियां हैं। ठीक है, तो इजराइल में काफी सारी नदियां हैं। ठीक है, तो तीनों ही गलत है, तो आप कह सकते हैं सभी के सभी कथन यहाँ पे गलत है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वी भूमध्य सागरीय बेसिन में स्थित गाजा पट्टी की सीमा दक्षिण पूर्व में मिस्र, उत्तर पूर्व में इजराइल तथा पश्चिम में भूमध्य सागर से लगती है। गाजा और वेस्ट बैंक इजरायली क्षेत्र द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं। आपको यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। जब हम छठे इस सवाल की बात कर रहे हैं या दोनों कथनों की बात करें तो ये मैप के माध्यम से हम लोग देखेंगे, लेकिन ये कथन बिल्कुल सही है, दोनों ही कथन सही है। यहाँ पे पहले आपको दिखा देता हूँ कि भूमध्य सागर के साथ इनकी जो यहाँ पे ये गाजा पट्टी की बात हो रही है, तो गाजा पट्टी इधर उत्तर पूर्व में या फिर अगर पूर्व की बात करें तो इजराइल है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम लोग इधर दक्षिण पश्चिम की बात करें तो यहाँ पे इजिप्ट है या मिस्र है, और यहाँ पे पश्चिम की बात करें तो ये आपका भूमध्य सागर है। ठीक है, तो ये बात आपकी सही हो जाती है।
तो हमने जो यहाँ पे देखा कि बेसिन में स्थित गाजा पट्टी की सीमा दक्षिण पश्चिम में मिस्र के साथ, जो कि सही है, उत्तर पूर्व में इजराइल के साथ, और पश्चिम में भूमध्य सागर से लगती है, बिल्कुल सही है। गाजा और वेस्ट बैंक को इजरायली क्षेत्र के द्वारा अलग किया गया है। देखिए, ये आपका गाजा का क्षेत्र है, ये आपका वेस्ट बैंक का क्षेत्र है, इसको इजरायली भूमि के द्वारा जो है अलग किया गया है। ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये दोनों आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं। ये हम लोग द्वीप और द्वीप समूह से जुड़े हुए कुछ सवाल देखेंगे हम लोग अगले सवाल पे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, विवाद के क्षेत्र दिए गए हैं और देश के नाम दिए गए हैं, ठीक है। पैरासेल द्वीप, चीन, ताइवान, वियतनाम, स्कॉर्बोरो शोल, चीन और फिलीपींस, सेंकाकू आइलैंड, भारत और चीन। इनमें से आपको देखना है कि कौन सा सही से सुमेलित है, ठीक है। तो जब हम पैरासेल द्वीप की बात कर रहे हैं तो ये चीन, ताइवान और वियतनाम के बीच में कंटेस्टेड है, ठीक है, तो ये सही है। स्कॉर्बोरो शोल की बात करें तो ये चीन और फिलीपींस के बीच में कंटेस्टेड है, या फिर यूं कहें कि इन दोनों के बीच में विवाद चल रहा है। जब सेंकाकू की बात करेंगे तो ये चीन और जापान के मध्य जो है विवाद है इस आइलैंड का, तो भारत का नहीं है। सेंकाकू जो है चीन और जापान के मध्य का विवाद है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो केवल 1 और 2 बी आपका उत्तर यहां सही होगा, ठीक है। यहां पे देख लीजिए आप, ये जो एरिया है, जो हम लोग बात करते हैं कि चीन में एक साउथ चाइना सी वगैरह की बात करते हैं, जहां पे 9 डैश लाइन है, ठीक है, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ ऐसे ऐसे आइलैंड के क्षेत्र पाए गए हैं जो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग देखेंगे कि यहाँ आप देखेंगे इस तरफ, देखिए ये स्कॉर्बोरो शोल है जो यहाँ पे, ये 2 क्षेत्रों के बीच में ये कंटेस्टेड है। एक तो चीन यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे फिलीपींस, ठीक है। फिर हम लोग पैरासेल आइलैंड की बात करें तो पैरासेल आप यहाँ पे देखेंगे ये चीन, वियतनाम और फिलीपींस के बीच में कंटेस्टेड है। और कंटेस्टेड क्यों है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होते हैं, जहां पे ये लोग आर्थिक रूप से एक्सप्लोर कर सकते हैं रिसोर्सेज को, उसको लेकर के यहाँ पे कंटेंशन है। दूसरा, चीन हमेशा चाहता है कि वो अपने क्षेत्र को बढ़ा के रखे, और वो इस पूरे एरिया के अंदर, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये कुछ आगे जाकर के कुछ इस तरीके से बनती है, जिसको काउस टंग कहा जाता है, या गाय की जीभ, या फिर 9 डैश लाइन कहा जाता है। और ये एरिया पूरा चीन कहता है ये हमारा है, और ये आपके साउथ चाइना सी में है, ठीक है। दक्षिण चीन का जो सागर है वहां पे ये है। यहाँ पे आप देख लीजिए, सेंकाकू आइलैंड की जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था ये जापान और चीन के बीच कंटेस्टेड है। ये आपके चीन है, और यहाँ पे जो आइलैंड आपको दिख रहे हैं ये जापान के आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो ये भी एक चीज है। यहाँ पे आ जाते हैं वापस। तो पैरासेल की बात की हमने, यहाँ पे देखा चीन, ताइवान और वियतनाम के बीच में है। और जब हम बात कर रहे हैं स्कॉर्बोरो शोल की, ये चीन और फिलीपींस के बीच में कंटेस्टेड था, ठीक है। सेंकाकू के बारे में बात कर चुके हैं, ये जापान और चीन के बीच में कंटेस्टेड है, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ द्वीप दी हुई है, दूसरी तरफ उनकी स्थिति दी हुई है। बाउंटी द्वीप की बात करेंगे, बर्मुडा द्वीप की बात करेंगे, अलेउतियन द्वीप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जब हम बाउंटी द्वीप के बारे में बात करते हैं तो ये दक्षिण प्रशांत महासागर में आपके न्यूजीलैंड के आसपास कहीं पे ये पाया जाता है, तो इसको हम देख लेंगे। तो ये आपको बिल्कुल सही तरीके से सम्मिलित किया गया है। दूसरा, बर्मुडा द्वीप की बात करें, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। कैरिबियन से थोड़ा सा ऊपर अगर हम बात करें तो वहां पे एक बर्मुडा द्वीप समूह है, आपने बर्मुडा ट्राइंगल के बारे में सुना होगा, ये वहीं पाया जाता है। फिर अलेउतियन द्वीप समूह या फिर अलेशियन द्वीप समूह की बात करें तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर में पाया जाता है, तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। तो उपयुक्त में से कौन से युग्म सही सम्मिलित किए गए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सारे के सारे सही तरीके से सम्मिलित है। आइए एक बार मैप पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखेंगे कि न्यूजीलैंड के इस एरिया के अंदर, मैंने बताया कि न्यूजीलैंड के आसपास ये आपको बाउंटी समूह मिलेगा, यहाँ पे कहीं मिलता है, इसको देखेंगे। ये न्यूजीलैंड है आपका, और यहाँ पे ये बाउंटी आइलैंड है। इसको अगर विस्तृत रूप से देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिनका ये ग्रुप है, ठीक है। तो ये सीधी सी बात है, यहाँ पे आपके दक्षिण प्रशांत महासागर में हो गया, ठीक है। अगला देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप बर्मुडा देखेंगे, ठीक है, ये बर्मुडा है, ये बर्मुडा जो कि यूके के अंदर में है, और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर है, ठीक है। ये भी बात सही हो गई यहाँ पे। फिर आ जाता है तीसरा, जो कि अलेउतियन या फिर एलुशियन आइलैंड के बारे में बात हो रही है। ये पहले कभी रशिया के हुआ करते थे, फिर अमेरिका ने इनको खरीद लिया था। तो ये एरिया जो आप देख रहे हैं, ये एरिया अलास्का का एरिया है, और अलास्का से यहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप है, आइलैंड्स के द्वीप समूह है, जिसे हम एलुशियन आइलैंड कहते हैं, और ये उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हो गई। यहाँ पे आप देख सकेंगे कि ये जो है आपका रशिया वाला एरिया है, और यहाँ पे ये अलास्का वाला एरिया है, और ये जो छोटे छोटे समूह आपको दिख रहे हैं ये एलुशियन आइलैंड्स है, ठीक है।
फिर 10वां सवाल है, योनप्योंग द्वीप और बैंगनियोंग द्वीप निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, जापान या इंडोनेशिया? ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। ये बेसिकली आपके दक्षिण कोरिया से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये नॉर्थ कोरिया का हिस्सा है। ठीक है, ये आपका डीमिलिटराइज जोन है, यहाँ पे कोई मिलिट्री नहीं होगी, और ये नीचे आपका साउथ कोरिया है या फिर दक्षिणी कोरिया है। ठीक है, ये आपका योनप्योंग द्वीप, ठीक है, यहाँ पे आपका बैंगनियोंग द्वीप, दोनों यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ये दोनों साउथ कोरिया के, दक्षिण कोरिया के द्वीप है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 11वां सवाल। इस सवाल में हम लोग अफ्रीकन महाद्वीप या फिर अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सूडान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूडान उत्तर पूर्वी अफ्रीका में एक भू-अबाध देश है या फिर लैंडलॉक्ड कंट्री है। दूसरा, सूडान नील नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित है। ठीक है, तो अगर पहले की बात करें तो ये गलत है, क्योंकि ये भू-आबद्ध नहीं है, लैंडलॉक नहीं है, हम देखेंगे। और सूडान जो है नील नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। केवल 2 आपका उत्तर होगा। अब आ जाते हैं एक बार मैप्स पे। देखिए, ये सूडान की स्थिति है। ठीक है, सूडान बाकी तरफ से भू-आबद्ध है, लेकिन एक तरफ यहाँ रेड सी के साथ, लाल सागर के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये भू-आबद्ध तो नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी। आपको पता है कि नील नदी कुछ इस तरीके से यहाँ बहती है। ठीक है, तो ये नील नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र में भी आता है। तो यहाँ पे आप देखिए, इस मैप में आपको दिखाया है, ये नील नदी यहाँ से स्टार्ट होकर के, और यहाँ पे आपकी ये दूसरी जो है ब्लू नील आती है या फिर नीली नील आती है, और ये आपके यहाँ पे इस तरीके से प्रभावित होती है। तो यहाँ पे सूडान में भी ये और इसकी सहायक नदियां यहाँ पे प्रभावित होती है। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पे। निम्नलिखित देशों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। टोगो, कैमरून, घाना, बेनिन, टूनिशिया, लीबिया। उपयुक्त में से कितने देश नाइजर के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं? नाइजर अभी चर्चा में था, क्योंकि यहाँ पे कुछ वक्त पहले तख्ता पलट किया गया था। ठीक है, और भी अफ्रीका की ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे ये चीजें होती रहती है। ठीक है, और यहाँ पूछा गया है कि ये स्थलीय सीमा कौन सी कंट्री के साथ साझा करता है। यहाँ पे बेनिन के अलावा किसी और देश के साथ इनकी सीमा साझा नहीं होती है, केवल एक आपका उत्तर होगा ए। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बेनिन है, यहाँ ये बेनिन के साथ यहाँ पे केवल सीमा साझा होती है। बाकी कंट्रीज के साथ इनकी जो सीमा साझा होती है वो है बुर्किना फासो, माली, अल्जीरिया, लीबिया, छड़, नाइजीरिया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये कैमरून यहाँ पे है, कैमरून की सीमा यहीं तक है, ये सीमा नाइजर के साथ साझा नहीं होती है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। सूडान निम्नलिखित में से किस देश से घिरा हुआ है? मिस्र, जिबूती, इथियोपिया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। तो जब हम लोग इसके बारे में बात करें, सूडान के बारे में, सूडान भी अफ्रीकन कंट्री है, और अभी ये फिलहाल चर्चा में इसलिए है कि हम भारत से एक वैक्सीन का ये कह सकते हैं शिपमेंट गया है, जो कि पहले यहाँ मध्य अफ्रीकी गणराज्य में जाएगा, उसके बाद सूडान और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साउथ सूडान और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ये जाएगा। तो इसलिए ये काफ़ी चर्चा में रहती हैं ये कंट्रीज। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सूडान निम्नलिखित में से किस देश से घिरा हुआ है, तो ये जिबूती को छोड़ करके मिस्र, इथियोपिया और मध्य अफ्रीकी गणराज्य तीनों से घिरा हुआ है। ठीक है, आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, 1, 3 और 4। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सूडान की स्थिति है। तो यहाँ पे देखेंगे इथियोपिया भी है, साउथ सूडान है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, मध्य अफ्रीकन गणराज्य, छड़, लीबिया, इजिप्ट यहाँ पे है। जिबूती की बात करें, जिबूती कहीं यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो इसके लिए सीमा साझा नहीं करती या फिर इसके आसपास नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुल वैश्विक आबादी का 1/3 से अधिक हिस्सा अफ्रीका में निवास करता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि जनसंख्या के आधार पर अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद आने वाला दूसरे स्थान पर आने वाला महाद्वीप है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, बिल्कुल सही है। पहले की अगर बात करें तो वैश्विक आबादी का 1/3 मतलब लगभग 33% हिस्सा जो है ये बोल रहे हैं कि अफ्रीका में रहता है। ऐसा नहीं है। अफ्रीका में आप देखेंगे, पहली बात तो काफी जंगल है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम देखें तो वहाँ पे सवाना ग्रासलैंड भी पाए जाते हैं, और नीचे आप देखेंगे एक साहेल रीजन है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे, अगर हम बात करें कि आपके वहाँ पे जो डेजर्ट है, ठीक है, तो सहारा डेजर्ट वगैरह है, ये ऐसी हार्श कंडीशन है जहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी उत्तर अफ्रीका में काफ़ी कम है। ठीक है, तो इतनी पॉपुलेशन वहाँ पे नहीं हो सकती। तो इस लॉजिक से भी देखें तो ये पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। केवल 2 आपका सही उत्तर है यहाँ पे। अदरवाइज हम लोग यहाँ पॉपुलेशन का डेटा देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि एशिया में लगभग आप यूँ कहें कि 60% जनसंख्या यहाँ रहती है, 59.4%। और अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में केवल 17.6% जनसंख्या रहती है। लेकिन अगर हम देखें पूरे विश्व भर की स्थिति को देखें तो एशिया के बाद अफ्रीका ही ऐसी कंट्री, ये कॉन्टिनेंट है या महाद्वीप है जहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या है। ठीक है, तो एशिया के बाद आने वाला ये दूसरा महाद्वीप है अफ्रीका। ठीक है,
फिर निम्नलिखित देशों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। इक्वेटोरियल गिनी, अंगोला, नामीबिया और केनिया उपयुक्त में से कितने भूमध्य रेखा या उसके दक्षिण में स्थित है? आपको बताना है कि कितने तो भूमध्य रेखा के ऊपर है या फिर उससे दक्षिण में स्थित है। तो जब आप बात कर रहे हैं अंगोला की, नामीबिया की, तो ये दोनों कंट्रीज जो है दक्षिण में स्थित है। केनिया की बात करें तो केनिया एकदम भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है। और इक्वेटोरियल गिनी, नाम चाहे इक्वेटोरियल है इसका, लेकिन यह उत्तर में आती है, इक्वेटर के उत्तर में आती है। ठीक है, तो इसको छोड़ करके 2, 3 और 4 ये तीनों कंट्रीज जो है भूमध्य रेखा के ऊपर आती है। केवल 3 आपका जो है यहाँ उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि केनिया जो है भूमध्य रेखा के ऊपर ही है यहाँ पे। ठीक है, अंगोला और नामीबिया जो है भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, और ये जो इक्वेटोरियल न्यू गिनी जो है आपके यहाँ पे ये ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि ये उत्तर में पाए जाने वाली कंट्री है, बाकी दोनों जो है दक्षिण में है, और केनिया जो है यही भूमध्य रेखा के ऊपर पाई जाती है। अगला, खबरों में एशिया महाद्वीप से रिलेटेड जो खबरें रही हैं उनके ऊपर कुछ सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण चीन सागर जो है, दक्षिण चीन सागर के बारे में अभी हमने बात की है, साउथ चाइना सी। दक्षिण चीन सागर चीन के दक्षिण में स्थित है, जिसकी सीमा म्यांमार, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम से लगती है। तो जब हम बात कर रहे हैं इसकी, तो म्यांमार के साथ इसकी सीमा साझा नहीं होती है, बाकी जो कंट्रीज है उनके साथ सीमा साझा होती है, तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। चीन की 9 डैश लाइन, इसके बारे में भी हमने बात की है। चीन की 9 डैश लाइन जो मूल रूप से वर्ष 1953 तक 11 डैश लाइन हुआ करती थी, उसके समुद्री दावों का निरूपण करती है, जिसका विस्तार फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम के पास मुख्य भूमि से 2000 किलोमीटर तक है। ठीक है, आपको सही कथनों का यहाँ पे चुनाव करना है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। पहला जो कथन है वो गलत है, क्योंकि म्यांमार इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो केवल 2 आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल देखते हैं, उससे पहले आपको मैप दिखा देते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये अगर हम बात कर रहे हैं दक्षिण चीन सागर की, तो आप पे देखेंगे साउथ चाइना सी यहाँ पे है, और यहीं पे आपकी कुछ एक 9 डैश लाइन कुछ इस तरीके से बनती है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि म्यांमार जो है वो इस तरफ है, ये एरिया जो है वो म्यांमार का है, या ये एरिया म्यांमार का है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये साउथ चाइना सी की अगर बात करें तो यहाँ पे आप वियतनाम देख लेंगे, चाइना देख लेंगे, ताइवान देखेंगे, फिलीपींस देखेंगे। ठीक है, तो ये एरियाज है, मलेशिया भी देखेंगे। ठीक है, और इंडोनेशिया भी यहाँ पे, ये जो है एरिया जो है इंडोनेशिया का है, ये वाला एरिया भी। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स भी हैं, द्वीप समूह है, जैसे पैरासेल, इसके बारे में बात कर ली है। स्पार्टले आइलैंड भी यहाँ पे है, जिसके बारे में सवाल नहीं था, लेकिन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड थॉमस सोल करके भी एक यहाँ पे जगह है जो कंटेस्टेड है। ठीक है, तो ये जो है एरिया आपका साउथ चाइना सी का एरिया है। ठीक है, निम्नलिखित की अवस्थिति पर विचार कीजिए। ओखोत्स्क सागर, पूर्वी साइबेरियाई सागर, पूर्वी चीन सागर और पीला सागर, इन निम्नलिखित में से कितने जापान के साथ तट रेखा साझा करते हैं? ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ओखोत्स्क, और जब हम बात करें कि पीला सागर, पूर्वी साइबेरियाई सागर और पूर्वी चीन सागर की, तो यहाँ तो आप देखेंगे पूर्वी साइबेरियाई सागर जो है वो काफी ऊपर पड़ जाता है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ मैप से, ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। पहले तो हम देखते हैं ये ओखोत्स्क सागर। ओखोत्स्क सागर में आप देखेंगे यहाँ पे होकाइडो आइलैंड जो है उसका कुछ हिस्सा यहाँ है, जिसकी वजह से ये सीमा आप कह सकते हैं जापान की यहाँ साझा होती है। ठीक है, फिर येलो सागर जो है वो यहाँ तक सीमित है, तो जापान के साथ सीमा साझा नहीं करता, वो खाली साउथ कोरिया तक या दक्षिण कोरिया तक सीमा साझा करता है। तो येलो सागर तो आपका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, फिर आप यहाँ देखेंगे कि सी ऑफ जापान है यहाँ पे, और साउथ चाइना, ये आपका पूर्वी चाइना सी भी है यहाँ पे। ये पूर्वी चाइना सी के कुछ आइलैंड्स हैं जो यहाँ पे क्यूशू आइलैंड वगैरह है, जो यहाँ जापान से जुड़ते हैं। तो ये कुछ है। और जब हम उत्तरी ये पूर्वी साइबेरियाई सी की बात करते हैं तो ये यहाँ ऊपर पड़ता है, जापान कहीं यहाँ पे है। ठीक है, तो इससे सीमा साझा नहीं होती, तो इसको हम लोग छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक पीला सागर के साथ आपकी सीमा नहीं है, पूर्वी साइबेरियाई सागर के साथ सीमा नहीं है, ओखोत्स्क सागर और पूर्वी चीन के साथ है, तो केवल 2 आपका उत्तर हो जाएगा, केवल 2, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला देखेंगे 18वां सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान उष्णकटिबंधीय चक्रवात के प्रभाव क्षेत्र में स्थित है। दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान उष्णकटिबंधीय में अवस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बात की जा रही है कि इन 3 देशों के बारे में बात करें, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान, ये आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लोकेटेड है। इसको देख लेते हैं यहाँ पे पहले। ये देखिए, जब हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कुछ यहाँ तक सीमित है। मतलब आपको पता होगा कि जब हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात करते हैं तो लगभग बात करते हैं 23.5 या फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ तक। ठीक है, और बीच में आपकी ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। ठीक है,
तो ये आपकी भूमध्य रेखा यहाँ से जा रही है, तो यहाँ 23.5 यहाँ तक, 23.5 यहाँ तक। तो आप ये कहेंगे कि ये देश जो है, जो ऊपर आते हैं आपके, दक्षिण कोरिया कहीं यहाँ पे है, ये जापान है, और ताइवान कहीं यहाँ पे एक द्वीप है, तो ये आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तो नहीं आते हैं। लेकिन जो आपके यहाँ साइक्लोन आते हैं, उन साइक्लोन के, उन तूफानों के यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पे उनका प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। ये देखेंगे कि ये जो एरिया है वो इसके प्रभाव में आता है, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, इनका प्रभाव देखने को तो मिलता है, लेकिन ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान उष्णकटिबंधीय चक्रवात के प्रभाव क्षेत्र में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अवस्थित है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि कथन 1 सही है, किंतु कथन 2 गलत है। ऑप्शन सी जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे सवालों में जनरली क्या होता है, आपको अगर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तथा कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या है। ठीक है, अगर आप किसी एक कथन को कह देते हैं कि गलत है, तो ये मान के चलिए कि आपके पहले और दूसरे के अंदर तो कोई सही नहीं होगा, और सी और डी में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने बोल दिया कि पहले ही ये गलत है, तो आपको देखना है कि कथन 1 ही सही है और दूसरा वाला जो है गलत है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के कुछ क्षेत्रों के बारे में यहाँ बात करेंगे। निम्नलिखित जल राशियों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। चुकची सागर एक है, ओखोत्सक सागर है, बेरिंग सी है, कैलिफोर्निया की खाड़ी है, अलास्का की खाड़ी है, और ब्यूफोर्ट सागर है। ठीक है, उपयुक्त में से कितनी जल राशियां संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ तट रेखा साझा करती है? ठीक है, तो हमें ये देखना है। तो पहले तो हमने ओखोत्सक सागर देखा है, ये ओखोत्सक सागर कहीं रशिया के आसपास की जो है एरिया है, तो ये तो बिल्कुल होगा नहीं। ठीक है, फिर हम लोग बाकी जगहों को एक बार यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, इस मैप में आपको देखने को इजी नहीं होगा, तो अगला मैप देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है आपका चुक्सी सी। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि ये अलास्का के आसपास का कहीं एरिया है, तो ये बिल्कुल वो सीमा साझा करता है, क्योंकि ये जो एरिया है ये आपका अमेरिका का है। ठीक है, तो ये अमेरिका का एरिया है, इसकी वजह से ये चुक्सी सी जो है अमेरिका से सीमा साझा करता है। यहाँ पे आप इस मैप पे देखिए, ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, और ये एरिया भी संयुक्त राज्य अमेरिका में शामिल है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले ये रशिया का हुआ करता था, अमेरिका ने इसे खरीद लिया था। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि ये एरिया जो है चुक्सी सी के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। फिर आप दूसरा देखेंगे बियरिंग सी, बियरिंग सी भी यहाँ पे है, तो सीमा साझा होती है। फिर यहाँ पे गल्फ ऑफ अलास्का है, तो सीमा साझा होती है। ठीक है, और ब्यूफोर्ट सी जो है वो भी यहाँ पे है, तो ये सीमा साझा होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग कैलिफोर्निया के बारे में। तो कैलिफोर्निया की खाड़ी आप देखेंगे कि यहाँ ये जो खाड़ी देखने को मिल रही है आपको मैक्सिको के पास में, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है। ठीक है, नाम चाहे कैलिफोर्निया है, जो कि अमेरिका में एक क्षेत्र पड़ता है, लेकिन ये कैलिफोर्निया की खाड़ी जो है आपको ये नीचे की तरफ देखने को मिलेगी, तो इसलिए ये अमेरिका के साथ सीमा साझा नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए, एक तो ओखोत्सक नहीं करती और कैलिफोर्निया की खाड़ी नहीं करती। ठीक है, बाकी चारों करते हैं, तो डी आपका उत्तर सही हो जाएगा, केवल 4। ठीक है, अगला सवाल, और ये अंतिम सवाल है आज के इस वीडियो का। सी ऑफ ओखोत्सक मैंने आपको बताया था कि जो रशिया के पास है, तो ऑब्वियसली ये गलत आंसर है। अगला सवाल है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के भौतिक मानचित्र को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपलेशियन पर्वत यूएसए में अटलांटिक तट के समानांतर विस्तृत है। यूएसए के पर्वत समूह मुख्यतः 2 क्षेत्रों में विस्तृत है, जिनके बीच में मिसिसिपी रिवर का अफवाह बेसिन स्थित है। कौन से कथन यहाँ पे सही है, आपको देखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं मैप पे एक बार। देखिए, अपलेशियन की बात करें यहाँ पे, तो ये जो आपकी पर्वत श्रृंखला यहाँ पे है, ये अपलेशियंस है, जो कि आपके अटलांटिक सागर के समवर्ती है। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट सही होता है। दूसरा है कि यहाँ पे 2 मुख्य पर्वतमाला है, एक आपको रॉकीज यहाँ देखने को मिलती है, ये रॉकीज है। ठीक है, ये रॉकीज है, और दूसरी अपलेशियन है, और इनके बीच में आप देखेंगे कि यहाँ कहीं एक नदी बहती है जिसका नाम है मिसिसिपी, और ये मिसिसिपी नदी का ही बेसिन है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका यहाँ सही हो जाता है, तो ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा। दोनों ही यहाँ पे सही है। इसी के साथ हम आज के इस वीडियो को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे अगले किसी एपिसोड में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।